पढ़ेंगे बच्चों हम रोटेशनल मोशन। बहुत अच्छा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। जैसे बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही अब ये चैप्टर है रोटेशनल मोशन। तो वो ट्रांसलेटरी मोशन थी बच्चों जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और ये रोटेशनल मोशन है, आप समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात को समझो, सेंटर ऑफ मास बच्चों वो पार्टिकल होता है किसी सिस्टम में, सेंटर ऑफ मास वो पार्टिकल है जहां पे उस बॉडी का, उस सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। देखिए जैसे ये बॉडी है, आपने इसको यहां पकड़ा इधर गिर जाएगा, यहां पकड़ा इधर गिर जाएगा, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ये बैलेंस हो गया। देखो बच्चों ये बैलेंस हो गया। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बच्चों सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो सेंटर ऑफ मास वो पार्टिकल हो गया बच्चों जहां पे किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है। और बच्चों जहां सारा वेट कॉन्सेंट्रेट करता है उसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक यहां थोड़ा समझने वाली बात है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का, उसके बाहर भी हो सकता है। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी बॉडी के बाहर नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी नहीं हो सकता बाहर, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन। एक बात और कि ये जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बच्चों, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, और ये पार्टिकल टुवर्ड्स द हेवियर साइड शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवियर साइड ऑफ द बॉडी। और अब डिस्कस करेंगे बच्चों सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखो बच्चों सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो बच्चों एक्स वाई, और आप टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सीख रहे हैं, ये ओरिजिन है। तो एक पार्टिकल तो ये ले लो, इसका मास हो गया m1, और दूसरा पार्टिकल ये ले लो बच्चों, इसका मास हो गया m2। इसको ओरिजिन से मिला दो बच्चों, तो ये पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, और ये पोजीशन वेक्टर r2 हो गया बच्चों। और आपको निकालना है यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो ये होगा बच्चों RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये प्रूफ करना है बच्चों आपको। तो ऐसा सपोज कर लेते हैं हम कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये रहा बच्चों कहीं बीच में, तो ये बन गया MCM सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर ये बन गया RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यही तो निकालना है बच्चों आपने, यही तो निकालना है। तो देखो ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है,
और ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या लिख लिया बच्चों आपने उसको, F/1 ये पहला बाई 2, और बच्चों इसको F/2 बाई 1। तो ये हो गई फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 2 बाई 1। अब बच्चों F1 F2 स्मॉल, ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पार्टिकल पे। तो F1 तो हो गई बच्चों ये, और F2 हो गई बच्चों ये F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स हो गई। तो देखते हैं बच्चों इसका डेरिवेशन कि F टोटल कितनी हो गई बच्चों, F टोटल F12 F21 प्लस F1 प्लस F2 टोटल फोर्स हो गई। बट F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0, न्यूटन्स थर्ड लॉ बच्चों। जितना इधर एक्शन हो रहा था उधर उतना रिएक्शन हो रहा था, तो नेट फोर्स तो 0 हो गई बच्चों। तो यहां से F टोटल कितनी बच गई, F1 प्लस F2, ये बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो F1 F2 बच्चों ये बच गई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर x। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आप जानते हैं क्या है न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों, कि F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F1 ले लो बच्चों, d बाई dt ऑफ P1, P कौन है, मोमेंटम, एंड F2 क्या हो गई बच्चों, d बाई dt P2 हो गई। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों, तो क्या हो गई F टोटल, d बाई dt P1 प्लस d बाई dt P2। अब अगर चाहो बच्चों तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सब पे वेक्टर लगा दो ऐसे, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मोमेंटम भी वेक्टर है बच्चों, ये लो यहां लगा दिया। तो F टोटल क्या रह गया बच्चों, F टोटल रह गया, d बाई dt बाहर है, P1 प्लस P2। अब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। तो F टोटल इज इक्वल्स टू d बाई dt, P1 की जगह बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2, ये तुम्हारा मोमेंटम बन गया, P1 m1 v1 P2 m2 v2। तो F टोटल बच्चों m1 m2 तो ये आ गए ना, दो पार्टिकल है तो दोनों का मास, d बाई dt m1 बच्चों v1 को फिर तोड़ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख लो d बाई dt r1 प्लस m2 d बाई dt r2। अब फिर से d बाई dt बच्चों बाहर निकाल दो। जब फिर से d बाई dt बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, F टोटल इज इक्वल्स टू d बाई dt और d बाई dt, तो d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। तो क्या बच गया बच्चों, यहां m1 r1 प्लस m2 r2, ये आपका बचा। अब हमें तो बच्चों ये चाहिए ना, और यहां तुम देख रहे हो कि m1 प्लस m2 से डिवाइड हो रहा है, और यहां तो गई है नहीं, तो क्या हुआ, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों F टोटल d m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और इसी फैक्टर से
हम यहां डिवाइड कर देंगे, तो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर बच्चों y ले लो, ये इक्वेशन नंबर y बच गया बच्चों आपका, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि एज वी नो, हम जानते हैं कि F टोटल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल्स टू एम ए बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ। तो F टोटल m टोटल बच्चों, इसको भी टोटल लिख सकते हो। और जब मास टोटल की बात आ रही है तो एक्सेलरेशन तो सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा बच्चों। तो यहां आप लिख सकते हो a c m, ये न्यूटन सेकंड लॉ लिखा हुआ है। तो m टोटल इसको लिख दिया d बाई डी टी वी सी एम बच्चों। तो F टोटल m टोटल d बाई डी टी, इसको फिर ब्रेक कर दो, तो d बाई डी टी आर सी एम। तो F टोटल बच्चों m टोटल d स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आर सी एम, लेट इट बी इक्वेशन नंबर z। अब बच्चों तुम y और z को अगर कंपेयर करो तो तुम देखोगे कि F टोटल m1 प्लस m2, तो यहां मास टोटल mt को m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों RCM इज इक्वल्स टू दिस वन। तो क्या बन गया फाइनल एक्सप्रेशन कि RCM इक्वल टू दिस वन। कंपेयर कर रहे हैं हम y को और z को, तो RCM बन गया तुम्हारा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बच्चों ये बन गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ये आपका टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बन गया बच्चों सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। लेकिन मान लो आपसे कह दिया जाए कि पार्टिकल बहुत सारे हैं, n पार्टिकल्स हैं बच्चों, और आपको n पार्टिकल का लिखना है सेंटर ऑफ मास। बच्चों नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा आपके नोट्स में लिख रहा है, आप अपने नोट से पढ़ें, उसी से देखें। इससे इस डेरिवेशन से आप सिर्फ बच्चों समझें, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखते हैं अगर n पार्टिकल हो जाए, अगर सिस्टम में n पार्टिकल हो जाए तो क्या बन जाएगा सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल। एक मिनट की चीज है बस, n पार्टिकल। तो बच्चों RCM m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mnrn डिवाइडेड बाई बच्चों सबका सम। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इसका मतलब RCM आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, सिग्मा। सिग्मा कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके n तक। तो I 1 से n तक, और यहां लिख दो mi ri डिवाइडेड बाई, अब बच्चों इन सब का सम, तो सिग्मा I 1 से लेके n तक mi। तो ये बन गया बच्चों सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर n पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो 2 पार्टिकल और n पार्टिकल, दो चीजों के लिए आपका सेंटर ऑफ मास खत्म होता है। अब बताना है आपको बच्चों कि सेंटर ऑफ मास पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी
इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए हम। तो देखना बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि F टोटल और ये एक्सटर्नल फोर्स थी बच्चों, तो इज इक्वल्स टू मास इनटू ए किसका, सेंटर ऑफ मास का, ए फॉर एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ है बच्चों। तो इफ टोटल मास लिख दें, इफ एफ एक्सटर्नल या एफ टोटल जीरो है, अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो ये हो गया बच्चों जीरो, इज इक्वल्स टू एम टोटल ए सी एम, बट एम टोटल कैन नेवर बी जीरो। मास तो बच्चों कभी जीरो हो नहीं सकता, अगर कोई सिस्टम है, अगर उसमें पार्टिकल्स है, तो मास कैसे जीरो हो सकता है। इट मींस ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। और आपको प्रूव करना है बच्चों कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको निकालना है। तो देखिए ACM इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन लिख दो, तो d बाई डी टी ऑफ VCM इक्वल टू जीरो। और जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो बच्चों हेंस VCM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का जीरो आ रहा है, हेंस वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का ही जीरो होता है। खत्म होता है बच्चे टॉपिक। अब पढ़ेंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है। देखते हैं एक बार फिर से, अगर हम एक सिस्टम ले लें और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों, बहुत सारे, और उनका मास है m1 m2 m3 m4 m5, बहुत सारे mn तक, और सबके सब बच्चों उनमें वेलोसिटी है v1 v2 v3 v4 लास्ट तक m तक। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जरा देखना कि इफ F टोटल या F एक्सटर्नल, आप इसको F एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, और F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बन गया बच्चों, ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल फोर्स तो आपने जीरो ली है, और क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स थे इसलिए सबके लिए अलग 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 फोर्स आपने लिखी। तो F1 F2 F3 जीरो बन गया। अब बच्चों एस पर न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते ही हो, बिकॉज F इज इक्वल्स टू ma, तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉट 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 mn an इक्वल टू जीरो, बिकॉज F इक्वल टू ma। तो m1 बच्चों एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप जानते ही हो a इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो m1 d बाई डी टी v1 प्लस m2 d बाई डी टी v2 प्लस m3 d बाई डी टी v3 एंड सो ऑन। सो लास्ट में mn d बाई डी टी ऑफ vn इक्वल टू जीरो बच्चों। अब क्या करा आपने, सबका d बाई डी टी बाहर निकाल दिया कॉमन करके, तो d डिवाइडेड बाई डी टी बाहर आ गया बच्चों। तो क्या बच गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 प्लस mn vn इक्वल टू जीरो। अब बच्चों मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। देख लो भाई, p इज इक्वल्स टू
मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या बन गया बच्चों यहाँ m1v1 p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 प्लस pn इज इक्वल्स टू 0। और बच्चों d बाई dt बाहर लिखा हुआ है। और अब लास्ट स्टेप इसका कि जब डिफरेंशिएशन किसी फैक्टर का 0 आ जाए तो वो चीज क्या होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 प्लस pn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और खत्म होता है ये आपका कि मोमेंटम कांस्टेंट एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। ओके, अब बच्चों पढ़ेंगे हम रिजिड बॉडी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशन। तो रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज ना हो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। फिक्स पोजीशन रहे उसके पार्टिकल्स की, चाहे आप कितना भी फोर्स क्यों ना लगाएं, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। डेफिनेशन आपके नोट्स में है। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चों रोटेशन में। जैसा आपने काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वैसे ये है, बस ये रोटेशन में है। तो देखना बच्चों, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जैसे उसमें थी बच्चों v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ऐसे ही इसमें है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो ओमेगा तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो बच्चों a इसमें एक्सेलरेशन था, इसमें अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और t तो आपको पता ही है टाइम। तो बच्चों इसकी डेरिवेशन कैसे की थी आपने, याद करो। इसमें किया था a इज इक्वल्स टू dv by dt, सेम इसमें कर लो बच्चों। अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा by dt। फिर यहां क्या किया था, dv इज इक्वल्स टू a into dt। तो जरा देखना यहां क्या हो जाएगा, d ओमेगा अल्फा into dt। तो बच्चों dv का इंटीग्रेशन किया था, फिर u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, l a बाहर, dt 0 से t। ऐसे बच्चों यहां पे सेम, यहां पे ऐसे कर दो, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट से ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा dt 0 से t तक बच्चों। नाउ d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इज इक्वल्स टू अल्फा dt का इंटीग्रेशन बच्चों t 0 से t तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहां, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा t माइनस 0। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ये उधर भेज दिया बच्चों, प्लस में अल्फा t। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन में। अब बच्चों सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करेंगे बच्चों हम, जैसे उसमें थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें बन जाएगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई वहां s डिस्प्लेसमेंट था, या थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर बच्चों, अल्फा t स्क्वायर। देखो ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये बन गया बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं यहां कैसे करेंगे। वहां स्टार्टिंग कैसे की थी बच्चों, वहां स्टार्टिंग की थी वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt। यहां करोगे आप सॉल्यूशन,
कि ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों ओमेगा इंटू डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों ओमेगा की वैल्यू डाल दो यहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन की यूज करके। तो क्या बन गया, ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, डी टी बच्चों बाहर है, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस एल्फा टी डी टी बन गया यहां। अब करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो देखना इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स के लिए बच्चों लिमिट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा, थीटा बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पे। तो ओमेगा नॉट बाहर बच्चों, डी टी 0 से लेके टी तक, फिर एल्फा बाहर आ जाएगा, इस फैमिली का नहीं है ना, टाइम की फैमिली का नहीं है। तो एल्फा बाहर बच्चों, टी डी टी 0 से लेके टी तक। नाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं डी थीटा का, थीटा लिमिट 0 से लेके थीटा तक, ओमेगा नॉट बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों टी 0 से टी, प्लस में एल्फा बाहर, देखो टी के ऊपर पावर 1 है ना, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बच्चों जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते वो हमारे मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो जरूर देखें। तो t की पावर 1 है तो ये बन गया टी स्क्वायर बाई 2, 0 से t। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस 0 ओमेगा नॉट, अपर लिमिट t माइनस 0, प्लस में एल्फा और 2 बाहर निकाल दिया, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बचा बच्चों थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गई आपकी, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो है। और लीनियर स्ट्रेट लाइन में तो ये इक्वेशन है, रोटेशनल में बच्चों ये इक्वेशन है। और अब देखते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर स्ट्रेट लाइन में क्या होती है बच्चों थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो रोटेशन में क्या बच जाएगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 एल्फा थीटा। बच्चों देखो a बन गया एल्फा, s बन गया तुम्हारा थीटा। ये चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में और रोटेशनल मोशन में। तो देखते हैं बच्चों इसका डेरिवेशन। अब एज वी नो, हम जानते हैं बच्चों कि एल्फा इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी लिखा हुआ बच्चों। तो एल्फा डी ओमेगा बाई डी टी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बच्चों स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो क्या रिलेशन बन गया, एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा। इसको यहां ले आए बच्चों और यहां ले गए, तो ये रहा डी थीटा, और यहां डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ये बच गया बच्चों ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम। तो एल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इनटू में ये बन गया ओमेगा। अब बच्चों इंटीग्रेशन कहेंगे हम, लिमिट्स को ध्यान में रखेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं यहां से अब इधर, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू
एल्फा इंटू डी थीटा, ये यहां आ गया बच्चों, तो एल्फा इंटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स यूजिंग सुटेबल लिमिट्स, तो ओमेगा डी ओमेगा का बच्चों, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, सेम फैमिली है ना बच्चों ये, एल्फा बाहर डी थीटा का 0 से थीटा तक बच्चों, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा लो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। ओमेगा नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू एल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके थीटा तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो प्लेस कर दो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसको प्लेस कर दो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल्फा इनटू थीटा। देखो लोअर लिमिट तो 0 है ना बच्चों, यहां से 2 उधर भेज दो, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 एल्फा थीटा। तो बच्चों ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। देखो यही तो रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से खत्म होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन में भी। अब पढ़ेंगे बच्चों टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे बच्चों आप कोई दरवाजा खोल रहे हो, तो वो दरवाजा एक तरफ से तो फिक्स है, लेकिन तुमने उसे यहां से खोल दिया, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको बोलते हैं बच्चों टॉर्क। तो जो दरवाजा है वो इस तरफ से तो फिक्स है, तो जहां से वो फिक्स है उसको तो एक्सेस कह दिया रोटेशन का, और जहां आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स हो गई बच्चों, देखो कैसे, ये तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया जो फिक्स पॉइंट था, ये दरवाजा है, तो आप ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, तो बच्चों ये 90 डिग्री पे लगा रहे हो, 90 डिग्री पे। तो आप टॉर्क को एक और डेफिनेशन से भी लिख सकते हो। एक क्या हो गई, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी होगी बच्चों टॉर्क, ये सिंबल है बच्चों इसका टाउ, तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क की स्टेटमेंट हुई और ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। अब बच्चों अगर आप इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में पढ़ना चाहते हैं इसे, तो एक तरीका और भी है आपके सिलेबस का, देखिए कैसे करेंगे उसे। जैसे वेक्टर में हमने आपको सिखाया था उस तरीके से हम इसको करेंगे। देखते हैं क्या बना, आपके नोट्स में हो रहा है बच्चों, ध्यान से सिर्फ समझो। तो मान लीजिए कि जो f है उसको तो आपने लिख लिया ऐसे, i f x, j f y, k f z, ये तो बन गया आपका f वेक्टर। अब बच्चों डिस्टेंस को आपने या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने s जो है ऐसे लिख लिया, i x j y k z ऐसे करके लिख दिया। तो अब इनका बच्चों डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट या क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे आप, आपको पहले से भी पता है। यहां पे f क्रॉस s या s क्रॉस f या s को d लिख लो आप, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, r लिख लो आप, कोई फर्क नहीं है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसे, आप देखते हैं जी।
यहां पे लिख लो आप आई जे के, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। यहां लिख लो आप एक्स वाई जेड, और यहां लिख लो आप एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो टॉर्क निकलेगा बच्चों, ये टॉर्क कैसे निकलेगा देखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, बच्चों इस आई को ऐसे करके ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो आई को ऐसे लिख लो। तो क्या बन गया बच्चों, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। एक तो ये बन गया बच्चों, जैसे कि तुम पहले से जानते हो प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे लिखते हैं। अब क्या बन गया बच्चों ये, अब इसे हटा दो यहां से, इसे हटा दो यहां से। अब आप जे वाला लोगे तो माइनस जे कैप। अब देखो बच्चों, ये छोड़ दो पूरा और ये छोड़ दो, तो कैसे लिखोगे एक्स एफ जेड, एक्स एफ जेड बच्चों माइनस जेड एफ एक्स, ये बन गया। उसके बाद बच्चों के की तरफ आएंगे हम। जब के की तरफ आएंगे तो देखना किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो बच्चों, तो प्लस का के बन गया। क्या आ जाएगा एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वाई एफ एक्स। तो बच्चों देखिए ये आपका आई जे के में बन गया। थोड़ा डिटेल में आते हैं, जब थोड़ा डिटेल में आते हैं तो जरा देखना, यहां पे हम पहली बात तो ये जो माइनस है इसको प्लस कर देते हैं। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। जब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिख जाएगा ये, और ये जो तुम्हारा टॉर्क है बच्चों इसको भी एक्स वाई जेड एक्सिस में लिख लो। तो कैसे लिखोगे, यहां से बच्चों देखो ऐसे, आई टॉर्क एक्स जे टॉर्क वाई प्लस के टॉर्क जेड इज इक्वल्स टू, और अब यही कंटिन्यू कर देंगे, इसको प्लस बना देंगे बच्चों, इसको प्लस। तो आई क्या है बच्चों, ये वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस जे। तो इसके साइन बदल दो बच्चों, तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और तीसरा बच्चों ये तो प्लस में के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे, इस वाले को इस वाले से कंपेयर कर देंगे। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, टॉर्क इन एक्स एक्सिस। क्या बच गया टॉर्क, भाई ये इधर भी आई है और इधर भी आई है, कंपैरिजन कर दो। तो क्या बच गया टॉर्क एक्स एक्सिस में, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ये तो बच्चों आ गया आपका एक्स एक्सिस में। जरा आगे देखते हैं हम, दूसरा कंपेयर करो जे और जे वाला। तो वाई एक्सिस में क्या आ गया टॉर्क, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। ये बन गया बच्चों आपका वाई एक्सिस में। जरा टॉर्क जेड एक्सिस में देख लो, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये बन गया आपका बच्चों जेड एक्सिस में। अब एक काम की बात सुनो, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम चेक करके देखेंगे बच्चों, सारी डिस्टेंस परपेंडिकुलर आएंगी।
देखना ध्यान से, पहले ले लो एक्स में, तो फोर्स किस एक्सिस में, जेड में, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वाई से। अब वाई और जेड तो परपेंडिकुलर होते हैं। माइनस फोर्स किस एक्सिस में, वाई में, मल्टीप्लाई हो रहा है जेड से, ये तो परपेंडिकुलर है। यहां आ जाओ, फोर्स एक्स एक्सिस में, मल्टीप्लाई हो रहा है जेड से। यहां देख लो, फोर्स जेड एक्सिस में है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। तो फोर्स एक्स में तो मल्टीप्लाई जेड से हो रहा है, और एक्स वाई जेड बच्चों सारे एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा आप जानते ही हो। लो देख लो, जैसा आप जानते ही हो, एक्स वाई जेड ये सारे बच्चों सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, सब 90 डिग्री होते हैं, जैसे दीवार वगैरह के कॉर्नर्स होते हैं। तो देखना, टॉर्क इन जेड एक्सिस, एक्स एफ वाई पे जेड एक्स एफ वाई पे एक्स परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स हो गई। यहां देख लो, टॉर्क एक्स एक्सिस में, वाई, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। इस तरीके से आपका टॉर्क टॉपिक खत्म होता है जी। अब बच्चों बात करते हैं वर्क डन एंड पावर रोटेशन में। तो बच्चों देखो, जैसा आप जानते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, आप वर्क डन एंड पावर निकाल रहे हो रोटेशन में, वर्क एंड पावर इन रोटेशन। जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो छोटा सा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब आप रोटेशन में चलते हो तो बदल जाता है बच्चों कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है आपका, कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है फोर्स की जगह टॉर्क लग जाएगा। सीधा चलाना है फोर्स लगेगा, घुमाना है टॉर्क लगेगा बच्चों। तो देखिए, स्मॉल वर्क डन रोटेशन में, इन रोटेशन स्मॉल वर्क डन बच्चों टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह टॉर्क लग गया, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग गया। तो ये चेंज आया बच्चों। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, तो फॉर टोटल वर्क, लो बच्चों dw का इंटीग्रेशन w1 से w2, यहां पे टॉर्क को तो बाहर निकाल दो, दी थीटा का इंटीग्रेशन θ1 से θ2। तो क्या होता है बच्चों इसमें, dw का इंटीग्रेशन आ गया w1 से w2, टॉर्क तो बच्चों बाहर है, डी थीटा का इंटीग्रेशन θ1 से θ2। तो बच्चों यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w2 माइनस w1 इज इक्वल्स टू टॉर्क θ2 माइनस θ1, तो डेल्टा w टॉर्क टाइम्स डेल्टा थीटा। बच्चों अगर w लिखना है, वर्क डन तो इतना आ गया, लेकिन अगर आपको पावर निकालना है तो दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दो। तो फॉर पावर देखिए बच्चों, फॉर पावर डेल्टा w डेल्टा t टॉर्क टाइम्स डेल्टा थीटा डेल्टा t। डेल्टा t बच्चों बहुत छोटा है वही। अब देखिए, अगर आप डेल्टा t को टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, बहुत छोटा है, तो क्या बन जाएगा ये फैक्टर dw बाई dt, टॉर्क ये बन जाएगा d थीटा बाई dt बच्चों। तो ये तो बन गया बच्चों पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, और टॉर्क ये बन गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये ओमेगा बन गया। तो ये कैलकुलेट हो गया पावर ऑफ टॉर्क या पावर बाय टॉर्क, और खत्म होता है आपका ये टॉपिक भी।
पढ़ेंगे बच्चों कपल। कपल क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान देना। जैसे ये एक बॉडी ले ली, अब बच्चों एक फोर्स तो इस पे ऐसे लगे जो ऐसे जाए, और एक फोर्स इस पे ऐसे लगे जो ऐसे आ जाए। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग होना चाहिए। जैसे ही बना हुआ है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है। ये ऐसे लग रही है और ये ऐसे, तो ये बच्चों कपल कॉज करते हैं, कपल। इसलिए टॉपिक का नाम है कपल। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। डेफिनेशन आपके नोट्स में है। तो देखना बच्चों कपल क्या हो जाएगा, दिस वन। तो देगा तो टर्निंग इफेक्ट ही ना वो, इसलिए उसको टॉर्क ही लिखेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू या कपल इक्वल टू, लो बच्चों यहां से दिस वन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA प्लस ये वाली फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OB। तो आप लिख सकते हो बच्चों इसको फोर्स इंटू D1 प्लस फोर्स इंटू D2। सो कपल या टॉर्क बन जाएगा ये बाद में। फोर्स को बाहर निकाल दो बच्चों, D1 प्लस D2, और देखना D1 और D2 मिलके क्या बन गया, D बन गया। सो कपल इज इक्वल्स टू फोर्स क्रॉस टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों ये टॉर्क ही तो बन गया। तो कपल और टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कपल में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बच्चों आप टैप को खोल रहे हो, एक नल खोल रहे हो आप, तो आप कपल लगा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन दरवाजा खोल रहे हो जो एक तरफ से बंधा हुआ है एक तरफ से क्लैम्प्ड है, तो आप टॉर्क लगा रहे हो। तो ये डिफरेंस है टॉर्क में और कपल में। खत्म होता है ये टॉपिक भी आपका। अब पढ़ेंगे बच्चों हम एंगुलर मोमेंटम। अब ये नया वर्ड मिला आपको। आज तक आप पढ़ते आए थे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको तो कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब कोई चीज घूम के चलती है, गोल गोल घूम के चलती है और आगे भी चलती है, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल आपने कील ले ली, नेल दीवार पे रखा, उसको अंदर फोर्स लगाई तो वो अंदर चली गई, वो तो हो गया बच्चों लीनियर मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि जब आप कोई स्क्रू लेते हो और स्क्रू ड्राइवर से आप उसको टाइट कर रहे हो, तो बच्चों वो जो स्क्रू है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है और अंदर भी जा रहा है। तो वो जो गोल गोल घूम के अंदर जा रहा है या गोल गोल घूम के बाहर आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। उसमें एंगल भी है, उसमें मास भी है और उसमें वेलोसिटी भी है, इसलिए उसको एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन बच्चों, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो क्या डेफिनेशन बनी, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो देखते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू, वही बच्चों परपेंडिकुलर, L इसका सिंबल है। आप पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, L इसका सिंबल है, और R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R लिख लो, D लिख लो, S लिख लो, कुछ भी लिख लो, R क्रॉस P। P बच्चों मोमेंटम है, मोमेंटम। तो L
आर क्रॉस पी, ये बन गया बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, आर पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी, सो एल इक्वल टू आर एम वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास एंड वेलोसिटी। अब मान लो बच्चों इसको आपको कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकालना है, तो जैसे आपने टॉर्क निकाला था सेम उसी तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे। देखिए कैसे, आर तो बन गया आई एक्स जे वाई के जेड, और P बच्चों बन गया यहां से P वेक्टर I पी एक्स जे पी वाई के पी जेड। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बच्चों, R क्रॉस P कर दो, तो देखिए कैसे करेंगे, I जे के एक्स वाई जेड, और यहां क्या हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। तो बच्चों ये तो आ गया ना बिल्कुल टॉर्क की तरह ही, वही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप। लो मैं दिखा देता हूं कैसे करेंगे आप, देखिए। तो L इज इक्वल्स टू, लो बच्चों प्लस माइनस प्लस, तो I यहां लिख लो, तो क्या बन जाएगा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जेड वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब बच्चों माइनस वाला जे, अब वैसे आप समझ रहे हैं बिल्कुल टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट की तरह इसको करेंगे। तो बच्चों देखिए वाई पी जेड हो गया, जेड पी वाई हो गया, माइनस का जे, तो देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये देखो बच्चों, तो ये क्या बन गया एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। और तीसरे वाला बच्चों, तीसरे वाला बन जाएगा प्लस का के, तो यहां क्या बन जाएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, ये बन जाएगा बच्चों आपका, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया ना। अब देखो इसको प्लस बनाएंगे बच्चों और इसको आई जे के में लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा आई एल एक्स जे एल वाई के एल जेड इज इक्वल्स टू, लो बच्चों इसका आप चेंज कर दोगे, इसको प्लस ले आओगे, तो आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड पी एक्स, ये हो गया एक्स पी जेड बन गया बच्चों, और तीसरा प्लस में के कैप, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड। लो बच्चों कंपेयर कर दो, आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ, तो क्या बन गया एल एक्स, यहां से कंपेयर, एल वाई यहां से कंपेयर, एल जेड यहां से कंपेयर। बच्चों आपके नोट्स में हो ही रहा है, और यहां पे फिर फाइनल बात वही आ जाएगी कि परपेंडिकुलर आएगी, डिस्टेंस भी और मोमेंटम भी। तो ये इस तरीके से खत्म होता है टॉपिक। अब करते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन हमें प्रूव करना है, ये एग्जाम में काफी आता है। तो देखना, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो कि L इक्वल टू आर क्रॉस पी, भाई L इक्वल टू आर क्रॉस पी फॉर्मूला है। तो बच्चों हम ये डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन with
रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लिखने का तरीका देखो बच्चों, dl बाई dt, ये तो यहां लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसका? एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन बच्चों यहां तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको समझाया था। तो देखते हैं जी, लो बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन p का, तो बच्चों d बाई dt p, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, p एज इट इज बच्चों, p एज इट इज d बाई dt ऑफ r बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो देखते हैं बच्चों, dl बाई dt r क्रॉस बच्चों dp बाई dt, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स होता है। तो r क्रॉस f, प्लस में बच्चों p, तो p है ही, इसको लिख लो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन गया। तो dl बाई dt इज इक्वल्स टू बच्चों r क्रॉस f होता है टॉर्क, तो ये तो बन गया टॉर्क, प्लस में p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, क्रॉस वेलोसिटी। देखना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स जीरो होता है, एंगल थीटा जीरो हो जाएगा ना इसमें, तो साइन जीरो जीरो होता है, वेक्टर्स में बताया था। तो ये फैक्टर हो गया जीरो आपका। तो फाइनली जो आपका आंसर आया, वो आंसर आया कि टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन भी आपका ड्राइव होता है और खत्म होता है यहीं पे। अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम को आपको ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर देना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म यूज करके। तो देखते हैं बच्चों, ये एक थ्री डायमेंशनल प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल सिंबल होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का। अब देखना, ये आर वेक्टर और ये डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर। इस बच्चों डेल्टा आर को आप डी आर भी लिख सकते हैं, डी आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा आप जानते हैं वो अप्लाई कर लेंगे। तो एक वेक्टर बच्चों ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा। तो क्या आ गया रिजल्टेंट? आर प्लस डेल्टा आर। अब ये वाला जो है बच्चों ओ पी क्यू, ये हिस्सा तो एक ट्रायंगल बन गया ना। जब ये वाला हिस्सा एक ट्रायंगल बन गया तो यहीं से शुरू करते हैं डेरिवेशन को। तो ये जो ट्रायंगल है बच्चों, इसका एरिया लिख लो। तो देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? डेल्टा ए, छोटा एरिया बच्चों, डेल्टा ए बन गया आपका हाफ टाइम्स आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर। ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। डिवाइड कर दो बच्चों इसको डेल्टा टी से। जब डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बच्चों आप अगर इस पे चाहो तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हो भी नहीं सकता। अरे किसी चीज का एरिया नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो आप इस पे मोड भी लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं है। तो मोड लगाने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या डी आर बाई डी टी क्या बन जाता है? वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
आर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हाफ टाइम्स आर इनटू में वेलोसिटी, ये तो बच्चों ऐसे बन गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वेलोसिटी। अब जैसा कि आप जानते हो कि P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों यहां से वेलोसिटी क्या आ गई, P डिवाइडेड बाई m, यहां लिख दो वेलोसिटी की जगह, तो डेल्टा A बाई डेल्टा टी हाफ टाइम्स r इनटू में P डिवाइडेड बाई m। अब बच्चों r क्रॉस P, यही तो पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले, एंगुलर मोमेंटम, तो r क्रॉस P आपका बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया dA बाई dt, मतलब एरिया में चेंज, और बच्चों इसको आप एरियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, एरियल वेलोसिटी, ये केपलर्स लॉ में यूज करोगे आप। केपलर्स लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट होती है, ये केपलर्स आपका लॉ भी है। तो अगर आपसे कोई केपलर्स आपका प्रूफ करवाए सेकंड लॉ, तो यही डेरिवेशन हो जाएगा फिर। तो फिलहाल तो dA बाई dt ये रहा, हाफ टाइम्स बच्चों r क्रॉस p बन गया l, और नीचे क्या है मास, तो ये रहा। अगर आप l निकालना चाहते हैं l, तो 2m डेल्टा a बाई डेल्टा t, तो बच्चों ये जो l आया तुम्हारा, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये जो तुम्हारा निकला है पूरा, ये ज्योमेट्री के थ्रू आपने निकाला है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को हम ज्योमेट्रिकली भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज देख लो बच्चों, ये टॉपिक चेंज हो गया है, अलग से टॉपिक है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि केपलर्स आपका सेकंड लॉ प्रूफ करो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूफ करो, तो देखो बच्चों आप कैसे कर सकते हैं, पूरा एज इट इज ये डेरिवेशन कर दें, यहां तक पूरा डेरिवेशन कर दें, ये आ गया बच्चों, बस ये आखिरी स्टेप ना लिखें, ये वाला स्टेप आप ना लिखें, तो बच्चों इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। देखना ये बन गया एरियल वेलोसिटी। अब बच्चों इज इक्वल्स टू हाफ कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। एल कांस्टेंट है बच्चों, जिस तरीके से मोमेंटम कांस्टेंट था, लीनियर मोमेंटम, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। कब? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। जैसे लीनियर मोमेंटम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट हो गई। तो यही होता है केपलर्स आपका सेकंड लॉ कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। खत्म होता है ये टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो बच्चों क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन तो मैं आपको भी समझाने वाला हूं, लेकिन बच्चों जिस तरीके से मास होता है लीनियर मोशन में, जब कोई चीज सीधी चलती है तो उसमें जो मैटर कंटेंट होता है उसको मास कहते हैं। ऐसे ही जब कोई चीज रोटेशनल मोशन में होती है तो उस मैटर कंटेंट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों बात, यहां पे इस चैप्टर में
डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहा, फोर्स को टॉर्क कहा, लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहा, और अब मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। लो बच्चों, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया आपने, ये रहा बच्चों क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया। और बच्चों ये एक रिजिड बॉडी ले लिया आपने, ये रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे मासेस हैं, ये रहा M1, M2, M3, और ये रहा बच्चों सेंटर ऑफ मास, ये रहा सेंटर ऑफ मास, चाहो तो CM भी लिख दो यहां, फिर MI, MN, बहुत सारे पार्टिकल। तो लो बच्चों, ये रही इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस मास की ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो R1 M1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R2 M2 की, R3 M3 की, और बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये एक स्पेशल पार्टिकल है, आप जानते ही हैं, जहां पे सारा मास बॉडी का रिजाइड करता है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चों हम K कहने लगे, और इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बच्चों जो K है, K सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस वन, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये ले लो RI और ये ले लो बच्चों RN। तो जरा देखना, बाकी सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो R1, R2, R3, R4 से आप बना रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो K मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, अलग से है ये। तो देखते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, डॉट 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 MN RN स्क्वायर। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू सिग्मा I 1 से लेके N तक MI RI स्क्वायर। तो देखना बच्चों क्या डेफिनेशन बनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम, जो सम हो रहे हैं प्लस के निशान लग रहे हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ masses with their square of respective distances from the axis of rotation। रेस्पेक्टिव क्यों लगा बच्चों? क्योंकि M1 की मल्टीप्लाई R1 के साथ हो रही है, M2 की मल्टीप्लाई R2 के साथ हो रही है, इसलिए रेस्पेक्टिव लगा है। और देखना R1, R2, R3, R4 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही तो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जरा दोबारा सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम of the product of masses with their square of perpendicular respective distances from the axis of rotation। तो ये बन गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके बुक में, आपके नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से आप देखें, यहां सिर्फ समझें। अब देखना बच्चों आगे रेडियस ऑफ गायरेशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं
कि I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो बच्चों k तो अकेला क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, और ये बन गया टोटल मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में तो टोटल होता है ना। तो ये cm लिख दिया बच्चों आपने। इसका मतलब क्या है कि m cm k स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों I की जगह ये वापस लिख दो, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, डॉट 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 mn rn स्क्वायर। अब बट m1 इक्वल टू m3 इक्वल टू m1 m2 m3 सब इक्वल है बच्चों, ये डॉट 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 mn, सबको स्मॉल m ले लो, एक पार्टिकल का मास। बच्चों ये सारे पार्टिकल जो हैं इक्वल मास के मान लो आप। तो क्या हुआ, mcm k स्क्वायर इक्वल टू m r1 स्क्वायर, m r2 स्क्वायर, m r3 स्क्वायर, डॉट 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 m rn स्क्वायर। बच्चों m निकाल दो कॉमन, m निकाल दिया कॉमन, ये एक सिंगल पार्टिकल का मास आ गया ना, सिंगल पार्टिकल का। तो m cm k स्क्वायर इक्वल टू m कॉमन ले लिया, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। बच्चों डिवाइडेड बाई n, सॉरी, अब ये जो एक पार्टिकल का मास है बच्चों, अगर पूरी बॉडी का मास बनाना चाहते हैं हम, तो पूरी बॉडी में मास पार्टिकल कितने हैं, n, तो n से मल्टीप्लाई कर लो और n से डिवाइड कर लो, वो अगला स्टेप पहले लिख दिया हमसे। तो n से मल्टीप्लाई कर लिया, n से डिवाइड कर दिया बच्चों। अब देखना एक पार्टिकल का मास इनटू सारे पार्टिकल, तो बन गया ना टोटल मास। जब ये टोटल मास बन गया तो देखना क्या बनेगा, ये mcm k स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों ये तो टोटल मास बन गया, टोटल मास, और टोटल मास और सेंटर ऑफ मास एक ही तो चीज है। तो ये मान लो m टोटल मास, अंदर क्या रह गया बच्चों, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, डॉट 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 rn स्क्वायर बाई n, m से m कट गया बच्चों। टोटल मास और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज होती है। तो k क्या रह गया बच्चों, k रह गया अंडर द रूट r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, डॉट 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 rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो बच्चों देखना जरा डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन की। तो बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज रूट, देखो बच्चों अंडर रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन बाय डेफिनेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बच्चों, रूट, देखो ये लग गया रूट, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n कर दिया, इसको कहते हैं मीन। तो रूट हो गया, मीन हो गया, लो बच्चों सब पे स्क्वायर लगे हुए हैं, तो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r1 r2 r3 r4 rn क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही तो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो फाइनली the radius of gyration is defined as root mean square distances from the axis of rotation। और इस तरीके से खत्म होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब पढ़ेंगे बच्चों हम तीन छोटे छोटे से रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो देखते हैं पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो बच्चों क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, E के हाफ m v स्क्वायर। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोटेशनल मोशन में होता है, तो रोटेशनल मोशन में बदल लो वेलोसिटी को,
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, बच्चों v की जगह r ओमेगा स्क्वायर बन गया है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों बिकॉज एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा का स्क्वायर। पहला डेरिवेशन तो ये था। दूसरा देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर मोमेंटम L, देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है। तो बच्चों L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम, तो L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P की जगह बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, तो L इज इक्वल्स टू R इंटू M, वेलोसिटी इक्वल टू V इक्वल टू R ओमेगा, तो R इंटू ओमेगा, तो बच्चों L इज इक्वल्स टू M, तो ये रहा R इंटू R क्या बन गया R स्क्वायर, और ये रहा बच्चों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो M R स्क्वायर क्या बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, एक फॉर्मूला बच्चों ये बन गया L इक्वल टू I ओमेगा। तीसरा रिलेशन बच्चों इसका टॉर्क के साथ, तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जरा देखना टॉर्क एंड I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों सारे रिलेशन आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप सिर्फ समझो यहां। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, R क्रॉस फोर्स, R तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R तो ये रहा F इक्वल टू ma, और बच्चों क्योंकि रोटेशन से रिलेटेड है, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R, m तो है ही a की जगह R अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू m, तो ये रहा बच्चों R इंटू R स्क्वायर, ये रहा अल्फा, तो m R स्क्वायर कितना बन गया बच्चों I बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। तो फाइनली टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। तो दिस इज रिलेशन किस किस के बन गए, काइनेटिक एनर्जी का बन गया बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का बन गया बच्चों, और बाद में टॉर्क का बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो ये तीन एक्सप्रेशन आपने देखे, खत्म होते हैं ये तीनों एक्सप्रेशन। अब बच्चों दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बच्चों दोनों डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, सिर्फ समझ लो। तो पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो देखो बच्चों ये तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं भी किसी को भी ले लेते हैं बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप जेड भी ले सकते हो, इसको आप एक्स भी ले सकते हो, किसी को भी कोई एक्सिस ले लो, सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, एनी कोई भी एक्सिस हो सकता है ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू एक्सिस। तो बच्चों अदर क्या बच गए हैं, x प्लस वाई, तो ये बन गया बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। लेकिन मान लो आपने x में लिखना है तो बच्चों इसको यहां लाके माइनस नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं होता। फिर वही लगाना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू एक्सिस। तो i y प्लस i z ये बन गया। और अगर i y चाहते हैं आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया z। तो बच्चों ये तो था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर थे। दूसरी डेफिनेशन है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जरा देखना, ये रहे बच्चों दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल। अब ये तो बच्चों एनी एक्सिस है, एनी कोई भी एक्सिस हो सकता है ये। लेकिन बच्चों ये वाला जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। अब अगर टेक्निकली समझना चाहते हो बच्चों तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल। एक तो कहीं से भी पास हो रहा है और दूसरा सेंटर ऑफ मास से। तो क्या कहता है, और इस बॉडी का मास, इस रिजिड बॉडी का मास बच्चों कैपिटल M है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस एक्स वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लिख लो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से प्लस मास ऑफ द बॉडी बच्चों, जो बॉडी है उसका मास, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो बच्चों दोनों के बीच में डिस्टेंस d है तो इनटू में d स्क्वायर। तो क्या बना, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which is passing through the center of mass। देख लो I center of mass प्लस में mass of the body multiplied by a square of perpendicular distance between two parallel axes। तो ये रहे पैरेलल एक्सिस और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो IXY IAB प्लस MD स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये खत्म होता है बच्चों। अब बच्चों पढ़ेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमको एक रॉड के लिए, पतली सी रॉड बच्चों, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए बच्चों ये रही रॉड, ये रही रॉड बच्चों, और इसके बिल्कुल सेंटर में ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चों अगर इसकी टोटल लेंथ L है, माना आप इसकी टोटल लेंथ L ले ली, तो यहां तो दो हिस्से बन गए, एक L/2 और ये L/2। अब बच्चों एक्सिस के इधर है ये, तो इसको तो पॉजिटिव ले लिया, और ये एक्सिस के इस तरफ है तो इसको नेगेटिव ले लिया। अब क्या करें आप, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों इसका एक स्मॉल पार्ट ले लो, छोटा सा मास ले लो इसका, ये ले लो दिस वन, ये एक स्मॉल पोर्शन हो गया। इस स्मॉल पोर्शन की जो थिकनेस है वो dx है, यहां से इसकी डिस्टेंस x है, एक्सिस ऑफ
रोटेशन से इसकी डिस्टेंस x है। और बच्चों इस हिस्से का जो मास हो गया वो dm हो गया, स्मॉल मास। dx क्या है बच्चों? स्मॉल डिस्टेंस। हमें निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी रॉड का। तो क्या है टॉपिक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। तो टोटल मास ऑफ रॉड कैपिटल M ले लिया, टोटल लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल L ले ली बच्चों। तो यूनिट मास निकाल लो बच्चों, यूनिट मास। तो यूनिट मास बचेगा आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब बच्चों ये जो छोटा सा, ये जो स्मॉल पार्ट है आपका, इसका मास निकाल लो। तो मास ऑफ स्मॉल पार्ट dm बच्चों। तो dm हो जाएगा टोटल मास, टोटल लेंथ इनटू छोटी सी इसकी जो डिस्टेंस है। तुम कहोगे बच्चों ये कैसे? डायमेंशनली देख लो, ये भी डिस्टेंस की डायमेंशन, ये भी डिस्टेंस की डायमेंशन, दोनों डिस्टेंस की डायमेंशन बचेंगी। तो बच्चों मास डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो ये आ गया छोटा सा मास। अब बच्चों हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो देखो बच्चों, पहले निकलाया di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या बना? छोटा मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्क्वायर में। तो ये क्या है? यहां से यहां तक x डिस्टेंस है ना ये, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर परपेंडिकुलर एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो लो बच्चों, फॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर टोटल mi, ये लो di का इंटीग्रेशन 0 से I इज द सिंबल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल्स टू बच्चों dm की वैल्यू पुट कर दो m by l साथ में dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे। आप जरा लिमिट का ध्यान देना, यहां से यहां तक जो टोटल लिमिट है बच्चों -l/2 से +l/2 है। तो ये लो -l/2 से +l/2 लिमिट बन गई बच्चों इसकी। और अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। बच्चों अगर इंटीग्रेशन वगैरह आपको नहीं आता तो आप मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक जरूर पढ़ें, हमारी वीडियो देखें उसमें। तो देखते हैं जी, di का इंटीग्रेशन बच्चों i हो गया, लिमिट 0 से i। यहां पे बच्चों जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालें, m डिवाइडेड बाई l बाहर निकाल दो। अब बच्चों x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो m बाई l बाहर है, इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों, डायरेक्ट कर दिया मैंने, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट लगा दी बच्चों -l/2 से +l/2। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। तो i - 0 m बाई l बच्चों 3 को बाहर निकाल देता हूं मैं, ये लो। तो अपर लिमिट l/2 का क्यूब, देख लो ना बच्चे, यहां तो क्यूब है, l/2 प्लेस कर दी यहां, माइनस l/2 क्यूब। तो बच्चों यहां से बच गया i इज इक्वल्स टू m/3l, ये बच गया बच्चों l³/8 प्लस l³/8। तो बच्चों टोटल आंसर आएगा, देखना जरा,
फाइनल आंसर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/12 ml²। बच्चों ये फाइनल आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखो ये तो बच्चों क्यूब होगा ना, क्यूब L की क्यूब, L का क्यूब। तो जरा देखना 8 एलसीएम आके 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्यूब है ये, L से कट जाएगा, L² बचेगा। तो फाइनली यू विल गेट 1/12 ml²। तो खत्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड टॉपिक। अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। जैसे बच्चों ये रिंग, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो आप, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो पहले केस में बच्चों ये रिंग और एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से, लाइक दिस। आप इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देख लो ना, अगर ऐसे ले रहे हो आप तो ये परपेंडिकुलर हो गया प्लेन पे, 90 डिग्री बना रहा है, और कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। तो देखो बच्चों ये रही रिंग, ठीक है ना, ऐसे करके मान लो इसे, लाइक दिस, ऐसे मान लो इसे, और ये बना दो परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये रहा बच्चों एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका छोटा सा हिस्सा ले लो dx, इस हिस्से का मास ले लो dm, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लो r। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाते हैं हम अब आपको। तो सबसे पहले टोटल मास कैपिटल M, टोटल लेंथ 2πr। बच्चों सरकमफ्रेंस बन गई ना, तो लेंथ तो सरकमफ्रेंस बन गई। तो फिर से वही यूनिट मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2πr। अब बच्चों मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन dx हिस्से का मास, तो मास ऑफ स्मॉल पोर्शन, तो बच्चों dm क्या बन जाएगा? टोटल मास, टोटल लेंथ और छोटी सी लेंथ बच्चों, ये रही छोटी सी लेंथ। तो टोटल मास, टोटल लेंथ, स्मॉल लेंथ, ये आ गया स्मॉल मास। अब बच्चों आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r। तो क्या बन जाएगा? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये लो di इज इक्वल्स टू dm इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिस्टेंस, r² हो जाएगा बच्चों। अब जरा देखना, जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे टोटल, तो टोटल mi इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखना di का इंटीग्रेशन 0 से i, dm की वैल्यू डाल दो, तो m 2πr, m 2πr। बच्चों यहां से m 2πr तो ये हो गया, m 2πr क्या बच गया? r², r² बच गया, और dx और बच गया बच्चों, m 2πr dx और बच गया। लो जी इंटीग्रेशन कर दो बच्चे, और इंटीग्रेशन कहां से कर दोगे? देखो dx एक छोटा सा पार्ट है,
तो अगर dx 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 ये पूरा घूमता रहेगा बच्चों, तो पूरा घूम के क्या बन जाएगा, फाइनल लिमिट 2 पाई r। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 2 पाई r पूरी सरकमफ्रेंस, क्योंकि dx तो एक छोटा सा पार्ट है ना सरकमफ्रेंस का। तो देखते हैं बच्चों, di का इंटीग्रेशन i, लिमिट 0 से i। अब m बाहर, 2 पाई r से एक बार r काट दो, ये बाहर। तो इंटीग्रेशन बच्चों dx रह गया खाली। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, आप जानते हो dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का z। तो इसका इंटीग्रेशन रह गया बच्चों x, 0 से लेके 2 पाई r। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I माइनस 0 इज इक्वल्स टू mr डिवाइडेड बाई 2 पाई। नाउ अपर लिमिट 2 पाई r माइनस 0। तो बच्चों I इज इक्वल्स टू 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा mr स्क्वायर। तो बच्चों पहला केस तो आपका ये आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग when axis passing through the center and perpendicular to the plane। इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया बच्चों। अब मान लो केस 2, ये केस 1 था। मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग के डायमीटर बच्चों। तो जरा देखना ढंग से, अगर तुम इसके डायमीटर लोगे तो एक डायमीटर ये रहा और दूसरा डायमीटर ये रहा। तो ये बच्चों दोनों डायमीटर क्या हो गए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। यस लिसन, दोनों डायमीटर बच्चों परपेंडिकुलर हो गए और आपको डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जरा देखना बच्चों, फॉर डायमीटर apply perpendicular axis theorem। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो बच्चों। तो देखना, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया और बच्चों ये दोनों डायमीटर बन गए, परपेंडिकुलर है ना। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो बच्चों इसको I डायमीटर और I एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। देखो ना, दो तो डायमीटर इसमें आ गए और तीसरा एक्सिस तो ऐसे ऊपर से है ना बच्चों, तीसरा एक्सिस तो ऊपर से है, इसके दो डायमीटर हो गए। तो ID प्लस ID इज इक्वल्स टू I एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये बन गया 2 टाइम्स ID इज इक्वल्स टू, ये क्या है बच्चों, एक्सिस का mr स्क्वायर। देखो ना, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, इसको लिख भी सकते हो एक्सिस। तो ये बन गया mr स्क्वायर, इसका मतलब I डायमीटर इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर हाफ mr स्क्वायर हो गया। अब बच्चों जरा तीसरा केस देखना। तीसरा केस बच्चों, तीसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट। अब देखिए, अब बच्चों ये एक डायमीटर ले लो रिंग का, ये रहा डायमीटर, और टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई। तो अगर आप देखते हैं कि डायमीटर और टेंजेंट तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए बच्चों, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। तो केस 3, टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। तो टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर वाला केस है बच्चों। टेंजेंट और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर कर रहे हैं आप।
तो देखना ये रहा डायमीटर और ये रही टेंजेंट, तो आई टेंजेंट ये बच्चों आई डायमीटर और बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दो बच्चों, क्या होती है आर ही तो हो जाएगी। तो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों आई टेंजेंट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, आई टेंजेंट इज इक्वल्स टू आई डायमीटर, क्योंकि बच्चों ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, आई डायमीटर प्लस में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो एम आर स्क्वायर है बच्चों। तो आई टेंजेंट इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई टेंजेंट इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। बच्चों एक केस ये बन गया, केस 3। अब लास्ट और फोर्थ केस सुनना बच्चों। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस में बच्चों फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट निकालना है आपने, लेकिन इस बार जो टेंजेंट है बच्चों, देखो बच्चों ये रहा एक्सिस, ये एक्सिस है और ये रही टेंजेंट, फिर से पैरेलल हो गए ना बच्चों। एक्सिस ये रहा बच्चों जो तुमने पहले केस में निकाला था एक्सिस, और टेंजेंट ये बन रही बच्चों। तो टेंजेंट और एक्सिस तो देख लो ना एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। तो देखो बच्चों ये रहा टेंजेंट और ये रहा एक्सिस बच्चों, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आ रही है। तो आई टेंजेंट ये बच्चों केस 4 है, आई टेंजेंट इक्वल टू आई एक्सिस प्लस दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, तो एम आर स्क्वायर। तो बच्चों आई टेंजेंट एक्सिस में तो बच्चों एम आर स्क्वायर होता है ना, प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये बन गया 2 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के केस ही 2 हैं। तो इस तरीके से खत्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग और उसके 4 केसेस खत्म हो गए बच्चों का। अब डिस्कस करेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क मतलब बच्चों प्लेट, थाली। अब आपको एक पूरी थाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे बच्चों। ये रही एक डिस्क, प्लेट ले लो, थाली ले लो। अब इसका टोटल मास है कैपिटल एम, तो बच्चों जो थाली होगी वो अंदर तक भरी हुई होगी, रिंग तो खाली होती है अंदर से, प्लेट थाली तो पूरी भरी हुई होती है ना, तो उसका एरिया लेते हैं बच्चों। तो टोटल मास डिस्क का एम हो गया, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब बच्चों मास पर यूनिट एरिया निकाल लो डिस्क का, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लो बच्चों, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, क्योंकि डिस्क की रेडियस आपने कैपिटल आर ली है, तो टोटल मास टोटल एरिया मास पर यूनिट एरिया बन गया, ठीक है बच्चों। अब एक स्मॉल पार्ट ले लो इसमें से, स्मॉल पार्ट। तो बच्चों क्या करो आप कि इस डिस्क में से इतना हिस्सा काट दो, काट के अलग कर दिया आपने। जब बच्चों इतना हिस्सा काट के, जैसे एक प्लेट ले लो ना, और प्लेट में से ऐसे करके बीच में से काट दो, काटा हुआ हिस्सा तो अलग हो गया, तो बच्चों क्या बचा, खाली जगह बची ना हो तो रिंग बन गई नहीं बन गई। वो जो खाली जगह बची वो तो रिंग की तरह बिहेव करेगी बच्चों, रिंग की तरह। अब क्या हो गया, तो ये एक हिस्सा काट लिया, तो ये रिंग बच गई बच्चों। तो जरा एरिया ऑफ रिंग देख लो, जो तुमने स्मॉल पोर्शन काट लिया वो तो अलग हो गया, तो वो जो रिंग है उसका एरिया क्या बन गया बच्चों, उसकी लेंथ, और लेंथ क्या है
रिंग की रेडियस आपने x ले ली, x ले ली बच्चों, तो क्या हो गई लेंथ 2 पाई x सरकमफ्रेंस। तो बच्चों 2 पाई x तो उसकी लेंथ बन गई और dx उसकी थिकनेस बन गई, विड्थ बन गई। तो लेंथ इनटू विड्थ एरिया हो गया बच्चों। तो एरिया ऑफ रिंग आ गया 2 पाई x dx। अब छोटा मास बच्चों, स्मॉल मास, स्मॉल मास जो आपने निकाल लिया, तो dm इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया, जो ये था पहले से ही, मास पर यूनिट एरिया इनटू में ये वाला एरिया जो आपने निकाल के रखा। तो टोटल मास टोटल एरिया मल्टीप्लाई एरिया, देखो डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों, एरिया डिवाइड एरिया मल्टीप्लाई, तो मास ही तो बचा। तो टोटल मास टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन। अब आपको निकालना है बच्चों स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि छोटा मास है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा निकलेगा। तो लो बच्चों स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल्स टू, जैसे हमने रिंग में किया, मास ले लिया dm, और ये जो छोटा हिस्सा है देखिए इसकी रेडियस, और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये रहा x, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो dm मास स्मॉल मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो di इक्वल टू dm इनटू x स्क्वायर। अब देखिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तो बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे। तो di का इंटीग्रेशन 0 से लेके i तक इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू लिख दो, क्या है dm, m पाई r स्क्वायर 2 पाई x dx, m पाई r स्क्वायर, तो m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर 2 पाई x dx, ये तो बच्चों dm बन गया, और साथ में जो x स्क्वायर है वो ये आ गया। अब देखते हैं इंटीग्रेशन करके, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल देना बच्चों। तो di का इंटीग्रेशन i 0 से i, देखो बच्चों m पाई r स्क्वायर बाहर, 2 पाई बाहर, x स्क्वायर इंटू x क्यूब रह गया बच्चों, और dx रह गया, कम से कम लिमिट 0। और बच्चों पूरी रेडियस क्या है डिस्क की, 0 से लेके r तक है ना, सारा ही तो करना है ना। अरे आपने छोटा सा निकाला, तो छोटी सी रेडियस तो x थी, पूरी रेडियस तो r है ना, तो 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन कर दो। तो देखना बच्चों i 0 से i m 2 पाई पाई r स्क्वायर, ये बन गया बच्चों x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से लेके r तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i माइनस 0 बच्चों, यहां से देख लो m 2 पाई पाई r स्क्वायर, r की पावर 4 बाई 4 माइनस 0 की पावर 4 बाई 4। तो देखते हैं बच्चों फाइनल आंसर क्या बच गया, i इज इक्वल्स टू m 2 पाई r की पावर 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4। देखो बच्चों r स्क्वायर ने r की पावर 4 काट दी, पाई ने पाई काट दिया, 2 ने 4 काट दिया, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो बच गया, लो i डिस्क का, कब, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है। बच्चों देखो ये ऐसे, यही ऐसे बना रखा है ना, ये असलियत में तो ऐसे है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस, सरफेस पे परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू द सेंटर। तो I बन गया एक्सिस के अक्रॉस हाफ mr स्क्वायर बच्चों। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द डिस्क आ गया व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बच्चों इसके स्पेशल केस, स्पेशल केसेस इसके वही हैं जो आपने रिंग में करा है, मतलब डायमीटर, टेंजेंट, जब टेंजेंट पैरेलल डायमीटर के हो और जब टेंजेंट पैरेलल एक्सिस के हो। तो बच्चों इस तरीके से खत्म होता है ये टॉपिक भी और ये चैप्टर।